ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्राचीन काल में जब आदिवासी लोग थे, मनुष्य का जब जन्म हुआ था, तो क्या तभी मनुष्य जो है वो बोल पाते थे? उनको सारी बोलने के लिए आती थी? नहीं। तो किस चीज से वे काम चलाते थे? अपनी बातों को वो कैसे बताते थे? बता सकते हो? यस, यस, इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा अपनी बातों को, अपनी भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते थे। ठीक है, फिर जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, एडवांस होता गया, वैसे वैसे मनुष्य जो है वो भाषा सीखता गया। ठीक है, तो भाषा है नहीं क्या? यानी अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना, बोलना, वही तो है भाषा। तो आपके पेज नंबर 5 में वहां पे जो पिक्चर है वह आदिवासियों का है। ठीक है, तो वह अपनी इशारों के द्वारा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वो प्राचीन काल का पिक्चर है। तब वो भाषा उनको नहीं आती थी, तो केवल संकेतों के द्वारा वो अपनी बातों को प्रकट करते थे। ठीक है, तो उसके बाद तब इस कठिनाई से निपटने के लिए कुछ आवाजें और कुछ जो ध्वनियां हैं उसको निश्चित की गई। तो उसके द्वारा धीरे धीरे प्रगति करता गया मनुष्य और भाषा का विकास हुआ। और भाषा जो है वो अनेक प्रकार की है। तो भाषा हमारे लिए विशेष एक महत्व रहता है। बिना भाषा के हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। वो लैंग्वेज, वो भाषा हमें आनी चाहिए, और उस जो दूसरा व्यक्ति है उसे भी वो भाषा आनी चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति समझ सकता है कि हमारा कहना क्या है। तो भाषा क्या है? तो जिस साधन के द्वारा हम अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, बोल के। ठीक है, भाषा का आदान प्रदान करना यानी बोलना, और उस बात को समझना भी, तभी भाषा संभव है। केवल मैं बोली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ, और जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आना चाहिए। तब मैं जो बोलने का तरीका है, जब आप समझोगे तभी मेरी बात आप तक पहुंचेगी, है? हाँ, लेकिन अगर मैं बोली जा रही हूँ, समझ ही नहीं पाओगे आप, बिल्कुल। फिर बाद में एंड में क्या बोलोगे? मैम हम कुछ भी नहीं समझ पाए, आपने क्या कहा? तो मैं जब अपनी बात को प्रकट करती हूँ, तो मुझे अपनी भाषा जो है वो सही रूप से बोलनी है। वाक्यों का सही होना चाहिए प्रकार, रचना सही होनी चाहिए व्याकरण रूप से, तभी उस बात को आप समझ सकते हैं। तो भाषा यहाँ पे दो प्रकार की है। भाषा को दो भागों में बांटा गया है, मौखिक और लिखित। दिया है पेज नंबर 5 में, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी जब हम अपने मुंह के द्वारा बोलते हैं, उसे प्रकट करते हैं, और दूसरा जब उसे समझता है। ठीक है, तो वहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, अध्यापिका है और दो लड़कियां हैं। ठीक है, तो अध्यापिका ने दो लड़कियों को बातचीत करने के लिए कहा है, संवाद करने के लिए कहा है, कन्वर्सेशन एक दूसरे को। तो एक जब लड़की कहेगी तो दूसरी लड़की क्या करेगी? समझेगी, और समझ के फिर उसका जवाब हुआ देगी। तो उसका भाषा का क्या वहां पे हुआ? आदान प्रदान हुआ, बोलने का और समझने का। तो यह मौखिक जो है वह भाषा का पहला रूप है। ठीक है, वहां पे ऑरेंज बॉक्स में दिया है, देखो। जब हम अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं और दूसरे हमारी बातों को सुनकर समझते हैं, जैसे मैं अध्यापिका आपको बोल रही हूँ मेरी बातों को, मैं अपनी बातों को समझा रही हूँ, और उस बात को आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, हाँ, उस बात को आप समझ रहे हो, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, यस, तो यह भाषा का मौखिक रूप है। अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू, ये भी तो मौखिक रूप है। मैं सिर्फ बोली जा रही हूँ, और उस बात को आप लोग क्या कर रहे हो? समझ रहे हो। हाँ? अभी आते हैं हम भाषा का दूसरे रूप में, यानी लिखित रूप। जिसको लिखित यानी जिस भाषा को हम लिख के
हम दूसरों के सामने उसे प्रकट करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उस भाषा का लिखित रूप में पहला उदाहरण है पत्र, संदेशा। जब हमें पुराने जमाने में, आजकल ये पत्र इतने दिखाई नहीं देते, लेकिन पहले जब फोन का इतना एडवांस नहीं था, विकसित नहीं हुआ था, तब लोग अपने जो अपना संदेशा है अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को या सरकारी कार्यों में जब पत्र लिखना होता था तब वह अपनी बातों को उस पत्र में लिखते थे और वह संदेशा पहुंचाती थी। लेकिन आजकल क्या आ गया है, मोबाइल्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, तो एक सेकंड में हमारा जो संदेशा है वो तुरंत हम बोल सकते हैं। मेल के द्वारा हम 2 मिनट में उस मेल को हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो वह भी जो कंप्यूटर वगैरह है वो भी लिखित रूप ही है, पत्र लिखित रूप है। ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी किताबें है, ये भी भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि इसमें पहले से ही लिखा रहता है, प्रिंट रहता है, जिसको हम पढ़ के समझ के पढ़ते हैं। यस, जो प्रिंटेड रहता है। ठीक है, तो मोहित ने लिखकर अपनी बात, मोहित ने दादाजी को पत्र लिखकर अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव, एनुअल डे के बारे में बताया। पत्र पढ़कर दादाजी ने दादी को भी पत्र में लिखी और कई बातें बताई। मोहित ने लिखकर अपनी बात दादाजी को समझाई और दादाजी ने पढ़कर उसकी बात को समझा। तो इस भाषा का लिखित रूप इसे कहते हैं। तो पत्रों में जो बातें हैं वह उसे लिखी जाती है और समझाई जाती है। तो जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं दूसरों को, तो वह भाषा का लिखित रूप है। यस। तो भाषा क्या है? भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और भाषा के 2 रूप है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक में हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं बोल के उसे, और दूसरा व्यक्ति उसे क्या करता है, समझता है। और लिखित भाषा क्या है, यानी अपने भावों को जब हम लिख के उसे प्रकट करते हैं दूसरे व्यक्ति के सामने। यस, हम जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं शाम पट पे, वो भी तो लिखित रूप है। हम लिखते हैं आंसर्स वहां पे व्हाटएवर, और आप उसको समझते हो, पढ़ते हो और उसको समझते हो। यस, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है 3rd 4th में, फिर भी ये सेट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका बोली। बोली यानी भाषा के मौखिक रूप को ही बोली कहते हैं। जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ, मेरे मुंह के द्वारा मैं जो बात अपनी भावों को प्रकट कर रही हूँ, तो ये क्या है, बोली है। भाषा का एक रूप है, मौखिक रूप बोली। तो बोली कुछ विशेष क्षेत्रों में ही बोली जाती है, जैसे बोली द्वारा साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। हर एक भाषा जो है उसमें साहित्य में नहीं लिखा जाता, कुछ ही भाषा जो है वह साहित्य बुक्स में लिखा जाता है। हर बोली, हर भाषाओं को नहीं लिखा जाता साहित्य में। अली प्लीज वीडियो बंद करो। नेक्स्ट, तो भाषाएं यहाँ पर अनेक प्रकार की है, बहुत सारी भाषाएं हमारे भारत देश में बोली जाती है। हर प्रांत में, हर क्षेत्र में, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। तो वहां पे भाषाएं दी गई है पेज नंबर 6 में। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो भारत में यहाँ पे दिया है कि पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी, संविधान में केवल 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुआ था। पर बाद में इसमें 4 बोलियां और ऐड की गई, मैथिली, डोंगरी भाषा, कोंकणी और बोडो भाषा। ये एक्स्ट्रा 4 भाषा है जिसको संविधान में बोली को ऐड किया गया और जोड़ दी गई, और उन्हें भी भाषा का दर्जा दे दिया गया। ये ज्यादातर गांवों में ये भाषा बोली जाती है। मैथिली जो है भाषा वो बहुत पुरानी भाषा है, कठिन है बहुत। डोंगरी भाषा, डोंगरी यानी वहां पे हिमाचल साइड में ये डोंगरी भाषा बोली जाती है। कोंकणी यानी यहाँ पे गोवा साइड में बोली जाती है। ठीक है। बोडो उत्तरी भाषा है, उत्तरी भाग की।
तो ये 4 भाषाएं जो जो है यह संविधान में और 4 भाषाओं को इसमें मिला दिया गया। तो इस प्रकार भारत में कुल 22 भाषा मान्य है, 22 यानी 22 भाषा को मान्यता दी गई है। तो अगर आप बोलेंगे कि भाषाएं कितनी है हमारे देश में, भारत देश में, तो आप क्या बोलोगे? 22 भाषाएं हैं। वैभव, वैभव बंद करो कैमरा प्लीज। हाँ, तो अगर आप पूछेंगे कि भाषाएं कितनी है हमारे भारत देश के, तो कितने बोलोगे? 22 है। हाँ, तो उन और कौन सी 4 भाषाओं को, और कौन सी 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया? 18 भाषाएं थी पहले। यस, ये बोडो, बोडो भाषा, बिल्कुल। यस यस, ठीक है। ये तो ये 4 भाषाओं को मिला दिया गया संविधान में। वहां पे 22 भाषाओं का नाम दिया गया है। देखो, सबसे पहले जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसी का नाम वहां पे दिया गया है, क्योंकि पूरे भारत देश में ये हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है आसानी से। हर एक कोने में हिंदी भाषा समझी और बोली जाती है। दूसरी दिया है यहाँ पे कन्नड़, हमारे कर्नाटक में कन्नड़ जो दी गई है यहाँ पे भाषा। कश्मीरी, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। आसाम में असमिया बोली जाती है। बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। बोडो यानी उत्तर भारत की भाषा है। डोंगरी, ये एक्स्ट्रा भाषा है, देखो जो अभी दिया गया था। गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, और सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो बोलोगे संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन, यानी ये सबसे पहली भाषा जो हमारे भारत देश में आई वो संस्कृत भाषा आई। उसके बाद हिंदी का विकास हुआ और हाँ, सारी भाषाएं जो है संस्कृत से बराबर है। और उसकी लिपि कौन सी है? तो बोलोगे देवनागरी उसकी लिपि है। हिंदी और देवनागरी जो संस्कृत भाषा है उसकी जो लिपि है, लिखने की जो ढंग है वह एक ही है। संथाली, सिंधी, देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी है। देवनागरी नेक्स्ट पेज में दिया है, पेज नंबर 7 में दिया गया है वहां पे देवनागरी। लिसन नो, अब नेक्स्ट पेज में दिया है। तो ये सारी जो भाषाएं हैं, ये 22 भाषाओं के नाम आपके पुस्तक में दिया गया है। इतना समझ में आया? हाँ, नेपाल में बोली जाती है क्योंकि वहां पे नेपाली दिया है। बोली थोड़ी बहुत, हाँ, वो भारत देश की है, उत्तरी भाषा है वो। I'll find out and I'll tell you in next class. हाँ हाँ, I will mark, मुझे भी नहीं पता। I'll find it and I'll tell you. Okay. नेक्स्ट आपका टॉपिक है बोली होगी, उसके बाद लिपि, यानी जो भाषाएं हैं उसको किस तरह लिखा जाता है। हर एक भाषा जो है वो सेम तो नहीं लिखी जाती। हर एक भाषा का लिखने का ढंग, उसके जो वर्ड्स है, वर्णमाला जो है वह अलग अलग है। अभी संस्कृत है, हिंदी है, वो एक जैसी ही है, थोड़े बहुत चिन्ह अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है उसमें, लेकिन लिखने का तरीका एक ही है। तो लिपि यानी जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह की आवश्यकता होती है। अभी हिंदी जो है और इंग्लिश है, क्या आपको भाषा दोनों की सेम लगती है? नहीं, इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, हिंदी लिखने का तरीका अलग है। और इंग्लिश जो है वह रोमन भाषा है, उसके जो लेटर्स है वो अलग है, अलग लिपि है उसकी, रोमन लिपि बोलते हैं उसको। तो हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपियां हैं, अपना अपना ढंग है, उसके अलग चिन्ह रहते हैं। इंग्लिश में ABCD वगैरह यूज करते हैं और हिंदी में
अ, ई और क का यूज करते हैं, तो टोटली डिफरेंट है ये उनके चिन्ह। तो उन लिपियों को लिखने के लिए एक निर्धारित चिन्ह रहते हैं कि उन चिन्हों के द्वारा ही हम उन भाषाओं को लिखते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो हर एक भाषा की अपनी लिपि होती है, अपने चिन्ह होते हैं, उसी के द्वारा हर भाषा लिखी और पढ़ी जाती है। तो विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। मैंने बताया ना आपको, विभिन्न भाषाएं यानी जो अलग अलग भाषाएं हैं उसको अपनी तरीके से चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है। लिपि द्वारा ही भाषा का लिखित रूप संभव है। यानी जो लिपियां हैं, जब तक हम उस चीज को लिखेंगे नहीं तब तक लिपि नहीं बनेगी। तो ये भाषा का क्या है? लिपि जो रूप है, बोली जो है वह मौखिक रूप है और जो लिपि है वह लिखित रूप में आता है। लिख के ही हम उसको प्रकट करते हैं दूसरों के सामने। अंडरस्टैंड? यस? हाँ, समझो, समझते जाओ थोड़ा थोड़ा। तो जो लिपि है वह लिखित रूप में आता है, यानी उसको लिख के, उन चिन्हों को लिख के दूसरों के सामने हम प्रकट करते हैं। इसके कारण ही हमारा साहित्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रहता है। जो भी उपन्यास है, किताबें हैं, उसको लिख के ही क्या करते हैं, वह चीज सुरक्षित रहती है। अगर हम उसको लिखेंगे नहीं, प्रिंट नहीं करेंगे तो क्या वो चीज सुरक्षित रहेगी? क्या उसको हम पढ़ पाएंगे? तो उसको सुरक्षित उसको सुरक्षित रखना भी जरूरी है, ताकि आगे की जो पीढ़ियां हैं वो उसे पढ़ सके, उसे जान सके, जानकारी प्राप्त कर सके। तो लिपियों, जो साहित्य है, जो उपन्यास है, कविताएं हैं, उन सबको संग्रह करना बहुत जरूरी है, उसको सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए वो लाइन दी गई है वहां पे कि हमारा जो साहित्य है धरोहर यानी धरती के रूप में सुरक्षित रहता है। जो हमारा लिखा हुआ रहता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है, लेकिन हम जो बोलते हैं वो चीज सुरक्षित नहीं रह सकता, बहुत कम चांसेस रहते हैं। लेकिन जो लिखित रूप रहता है, एग्जाम्पल आपकी जो बुक है ये सुरक्षित है, कभी भी इसको उठाओगे और इसको पढ़ सकते हो आप, है या नहीं? जो पत्र है, जो किताबें हैं, जो आपका मोबाइल है, जो टाइप किया हुआ रहता है वो भी रहता है, जो कंप्यूटर्स में टाइप किया हुआ रहता है, ठीक है, वो सुरक्षित है, कहीं नहीं जाता वो। तो एक और बात देखेंगे कि लिपि क्या है। तो मौखिक ध्वनियों को जो हम बोलते हैं उससे जो आवाजें आती है, उन चिन्हों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रकट किए जाते हैं वे चीज लिपि कहलाते हैं। उन चिन्हों को लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? लिपि का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसी चीज को लिपि कहते हैं। और लिपि जो है वह लिखित का उदाहरण है, लिखित रूप है वो। यस, आगे आइए नेक्स्ट पेज में। इतना समझ में आया क्या? मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ? वेरी गुड, समझना है। यस, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ने पढ़ा है, ये थर्ड फोर्थ में पढ़ा है, जस्ट एक बार रिवीजन जैसा है ये लेसन, फर्स्ट लेसन भाषा। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में भाषाएं दी गई है और उसके सामने उसकी लिपियां दी गई है कि उसको किस तरीके से लिया जाता है, उसका नाम क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो संस्कृत भाषा को लिखना चाहिए, एक्चुअली वहां पे संस्कृत की लिपि जो है वह देवनागरी है, हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है। आवाज क्लियर है ना मेरी? हाँ, शौर्य, सभी को आवाज क्लियर है? शौर्य को, आपका नेट प्रॉब्लम होगा मे बी, सभी को क्लियर है आवाज? फिर एक और बात बोलते हैं, हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है, संस्कृत की जो लिपि है वह भी देवनागरी है, गुजराती देवनागरी, मराठी भाषा वो भी देवनागरी उसकी लिपि है। एक जैसी ही लिपियां उनकी आती है। पंजाब की लिपि तो बोलना गुरुमुखी आती है। यस, उसके जो चिन्ह है, उसका जो लिखने का ढंग है
वर्ण वो अलग है, इसीलिए उसका नाम गुरुमुखी दिया गया है। बंगाली भाषा जो है वह भी अलग है, उसकी लिपि बांग्ला बोलना, यस बांग्ला बोलना, ओके। देन उर्दू भाषा जो मुसलमान धर्म के लोग उपयोग करते हैं बोलने में, वह फारसी लिपि का प्रयोग करते हैं। दाएं से बाएं वे लिखते हैं, उल्टे तरीके से वे लोग लिखते हैं, बिल्कुल अलग है। आप नेट में चेक कर सकते हो कि उनकी लिपियां कैसी होती है चिल्ड्रन। इफ यू रियली वांट टू नो कि उनकी लिपियां कैसी होती है तो आप नेट में चेक कर सकते हो। देन अंग्रेजी जो हमारी इंग्लिश भाषा है, जो इंग्लिश भाषा है अंग्रेजी, वह है रोमन भाषा, बिल्कुल अलग। और ये अंग्रेजी भाषा बाहरी देश की भाषा है, विदेशी भाषा है ये। फिर भी हमारे भारत देश में इस इंग्लिश को, इस अंग्रेजी को मान्यता मिल रही है, लोग बोलचाल कर रहे हैं। यानी जो अंग्रेजी बोलता है वो पढ़ा लिखा है, ऐसा है, ऐसा बन गया है। जो अंग्रेजी जानता है वो, उसको मान्यता ज्यादा मिल रही है। लेकिन हमारी हिंदी भाषा सबसे महान है, सबसे अच्छी भाषा हमारी हिंदी है। ओके, देन नेक्स्ट, हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है। अधिकांश क्षेत्रों यानी अधिकांश भागों में बोली जाती है, और उसको पढ़ी भी जाती है, लिखी जाती है, उसको समझी जाती है हिंदी भाषा को। इसलिए यह भारत की राष्ट्रभाषा है। पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत देश में इस हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इस हिंदी भाषा को बनाए, यस, तो ये जो हिंदी भाषा है इसको सेलिब्रेट भी करना है। तो कब करते हैं, तो उसके लिए एक दिन निश्चित किया गया। तो कब, तो बोलना 14 सितंबर को। हर साल 14 सितंबर को इसको मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा के रूप में। तो इसको मान्यता कब मिली, तो क्या बोलोगे, 1948 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यानी संविधान में तब इसे स्वीकार, हाँ 1900, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ यस 1949, 1949 कहना है, तब हमारे भारतीय संविधान में इसे मान्यता मिली। तब से लेकर हर साल हम 49 बोलना, 1949 तब संविधान 49, यस 49 यानी 49 बोलना हिंदी में, ठीक है। 1949 में भारत देश में संविधान में इस हिंदी भाषा को मान्यता मिली। तब से हर साल इस भाषा को मनाया जाता है 14 सितंबर को। हमारे स्कूल में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है, स्पीचेस दिए जाते हैं, भाषण, अनेक कार्यक्रम होते हैं, यस। इसका इंपॉर्टेंस बताया जाता है कि क्यों मनाया जाता है, क्यों इतना मान्यता है, ये सारी बातें बताया जाता है। जो सरकारी कार्यालय है, उन सरकारी कार्यालयों में भी इस हिंदी दिवस को मनाया जाता है। स्कूल कॉलेजेस में, सरकारी कार्यालयों में इस हिंदी दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद व्याकरण, इतना समझ में आया? नेक्स्ट है आपका टॉपिक, विषय है व्याकरण। यानी ये जो आपकी पुस्तक है, ये सेपरेट पुस्तक दी गई है आपको, ये सारा व्याकरण है, अलग अलग विषय इसमें दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भाषा बोलते हैं, जब हम भाषा बोलते हैं, जब हम लिखते हैं, तो उसमें व्याकरण का ही तो प्रयोग होता है। जब तक हम जो सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, वो करेक्ट ना हो, करेक्ट हो तभी तो वो सही वाक्य होंगे।
अगर हम बीच शीट में उल्टा सुल्टा बोल लेंगे तो हमारा व्याकरण रूप से वाक्य सही नहीं होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखो कि गाय दूध देता है, गाय दूध देता है, तो क्या ये सेंटेंस, ये वाक्य सही है? नहीं। क्यों देती है आपने बोला, क्यों देती है बोला आपने, क्यों? बिल्कुल, गाय जो शब्द है, यस, गाय जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द क्या होगा? बैल, बैल होगा। यस, बैल होगा, क्योंकि बैल जो है वह पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो वहां पे गाय दूध देती है, तो देती जो है वह क्रिया शब्द है यहाँ पे। एंड में मैंने आपको थर्ड में बताया था, अंत में देती है, तो वह स्त्रीलिंग। गाय दूध देती है, वहां पे देता है, लेकिन देता जो शब्द है वह रॉन्ग है। तो हम लिखित रूप में क्या लिखेंगे शुद्ध रूप में कि गाय दूध देती है। यस। राष्ट्र मनीष शिक्षा चानंद, तो ये चौथे नंबर पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं चिल्ड्रन, वो वाक्य, वो शब्द सारे रॉन्ग है, वो सारे शब्द रॉन्ग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो वर्तनी रॉन्ग लिखी है, गलत लिखे हुए हैं, अशुद्ध है वो शब्द, तो उसको शुद्ध करके यहाँ पे लिखा है। देखो, राष्ट्र, ट में र की मात्रा लगी है, तभी वो शब्द सही बनेगा। मनीष, नी जोर लगा रहे हैं, तो बड़ी मात्रा होनी चाहिए, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगाई है। देन शिक्षा, शिक्षा जब मैं बोल रही हूँ तो श में छोटी की मात्रा लगेगी, लेकिन उन्होंने तो यहाँ बड़ी की मात्रा लगाई है, यानी ये शब्द भी गलत है। चानद, चानद लिखा है, उच्चारण करते समय भी वो गलत हो रहा है शब्द, लेकिन हम कैसे बोलेंगे, चांद, तो आ की मात्रा, यानी वहां पे अनुनासिक जुड़ रहा है चा के ऊपर, तब मेरा वो वर्ड करेक्ट बनेगा, चांद। तो यहाँ पे जो वर्तनी दी गई है वो रॉन्ग है, वाक्य जो दिए गए वो रॉन्ग है, अशुद्ध है, तो उसको शुद्ध रूप में यहाँ पे बनाया गया। इसीलिए ये जो व्याकरण है इसको ठीक से पढ़ना लिखना है, हमें जानना है कि वाक्य कैसे रचे जाते हैं, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, वचन बदलो कैसे होते हैं, पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो ये सारा चीज हम इस व्याकरण पुस्तक में पढ़ते हैं, ताकि हमारी जो भाषा है वह उसमें विकास हो, हमारी हिंदी अच्छी बने, इसीलिए ये व्याकरण होता है। भाषा को शुद्ध बनाने के लिए व्याकरण की हमें आवश्यकता होती है। तो व्याकरण यानी जब हम अपनी बातों को बोलते हैं और लिखते हैं, उसको प्रकट करने के लिए जो साधन है, जो सामान लेना पड़ता है, तो वो सामान कौन सा है, व्याकरण है। इस बुक की हमें आवश्यकता होती है अपनी बातों को प्रकट करने के लिए, लिखने के लिए। अभी आप लोग जब आंसर स्क्रिप्ट लिखते हो, आंसर्स लिखते हो, एग्जाम होती है, तो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं कि वो वाला वर्ड, वो वाला शब्द कैसे लिखते हैं, इसीलिए आपके वो वर्ड्स रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वर्ड कैसे लिखते हैं। यस, परंतु हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह शुद्ध है या अशुद्ध, इसका ज्ञान हमें व्याकरण के रूप से ही मिलता है। हम बुक में देखेंगे हाँ कि ये वर्ड इस तरह लिखते हैं, और आपको टीचर्स भी बताते हैं कि इस वर्ड को इस तरह लिखा जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हुए जाते हैं। तो ये जो व्याकरण पुस्तक है बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, ये हथियार है, हमारी जो हिंदी पुस्तक है ये हमारा हथियार है, इसी के द्वारा हम अपनी हिंदी को सुधार सकते हैं, व्याकरण के द्वारा ही। यस, तो लेसन खत्म हो चुका है, अगले क्लास में ना हम इसका ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ओके, ये ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज ऑब्जेक्टिव्स। ओके, दोबारा से रिवाइज, हाँ ऑब्जेक्टिव्स करेंगे चिल्ड्रन, दोबारा से रिवाइज करके फिर हम ऑब्जेक्टिव क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है।